यूपी के मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्रा मार्ग पर मुसलमान दुकानदारों की पहचान को लेकर जारी दिशा निर्देश पर सियासत गर्मा गई है। इन दुकानदारों को निर्देश दिया गया कि वे अपनी पहचान के साथ दुकानदारी करें, यानी हर दुकानदार को अपनी दुकान पर नाम का बोर्ड लगाने को कहा गया, जिस पर विपक्ष के कई नेताओं ने नाराजगी जताई, जिनमें यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल रहे। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं जो सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस फैसले को हिटलरशाही करार दिया। ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। कांग्रेस ने भी इस फैसले के लिए योगी सरकार को आड़े हाथों लिया। कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों, तो इस मंशा को तो हम कामयाब किसी के लिए नहीं होने देंगे। और इस बीच मुजफ्फरनगर प्रशासन के आदेश का असर भी दिखने लगा, क्योंकि कई मुस्लिम दुकानदारों ने अपने नाम का बोर्ड दुकानों पर लगा भी दिया, लेकिन इस पर सियासत कम होती नजर नहीं आई। और इस फैसले का विरोध करने वालों में मशहूर गीतकार जावेद अख्तर भी शामिल हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए इस फैसले की तुलना नाजी जर्मनी से की। हालांकि बीजेपी ने इस फैसले को सही बताया। कतई ये नहीं चलेगा कि बबलू गुड्डू हाथ में कलावा लगा करके और उसके बाद वहां पर कोई मौलाना वहां पर बेचे, कोई थूक करके उनकी पवित्रता को नष्ट करे। तो वहीं कुछ मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी इस फैसले का स्वागत किया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आदेश हैं, चाहे मुजफ्फरनगर हो या सीएम साहब का हो, ये नफ्ज़े अमन को दुरुस्त रखने के लिए है। इस बीच सहारनपुर DIG अजय साहनी ने कावड़ के रास्ते में पड़ने वाली सभी दुकानों पर नाम लिखने का आदेश जारी कर दिया। जितना भी कावड़ मार्ग है सभी के लिए ये है कि सभी मार्गों पर जो भी ऐसी दुकानें हैं, जो भी ऐसे होटल ढाबे हैं, वहाँ ये प्रोप्राइटर का नाम जरूर लिखें। उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार एक्शन मोड में नजर आई। कावड़ यात्रा को लेकर लगातार बैठक कर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कई खास निर्देश दिए ताकि यात्रा के दौरान कावड़ियों को कोई दिक्कत ना हो। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि कावड़ यात्रा से जुड़ी सभी सड़कों की मरम्मत का बचा हुआ काम अगले 72 घंटे में पूरा कर लिया जाए। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि कावड़ यात्रा मार्ग साफ हो, यात्रा मार्ग में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो, यात्रा मार्ग पर सहायता शिविर का इंतजाम हो, कावड़ शिविर लगाने वालों की जांच की जाए, कावड़ यात्रा पर ड्रोन से भी निगरानी की व्यवस्था की जाए, डीजे गीत संगीत की आवाज निर्धारित मानकों के अनुरूप हो, साथ ही शिवालयों के आसपास भी सफाई सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिया कि शिवालयों में होने वाली भीड़ पर नजर रखी जाए और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए खास इंतजाम किए जाएं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद यूपी बीजेपी में अंदरूनी कलह की खबरें सामने आई। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक पार्टी नेताओं के बीच बैठकों का दौर चल रहा है और अब 2024 के नतीजों पर यूपी में पार्टी की इंटरनल रिपोर्ट भी सामने आ गई, जिसे यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा को सौंप दी है। 15 पन्नों की ये रिपोर्ट 40,000 कार्यकर्ताओं से बात करके तैयार की गई है, जिसके मुताबिक यूपी के सभी क्षेत्रों में बीजेपी के वोट शेयर में 8% की कमी आई। इसके अलावा कार्यकर्ताओं का असंतोष, अग्निवीर योजना, थानों में कार्यकर्ताओं की सुनवाई न होना, संविधान का मुद्दा, टिकट बांटने में जल्दबाजी, उम्मीदवारों का अहंकार, सांसदों और विधायकों के बीच एकजुटता की कमी समेत कई वजह सामने आई। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में बड़ा झटका लगा था। 80 में से सिर्फ 33 सीटें ही बीजेपी को मिली थीं, जिसके बाद पार्टी के अंदर नेताओं को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। साथ ही विधानसभा उपचुनाव और 2027 के चुनाव को लेकर पार्टी अभी से रणनीति बनाने में जुट गई है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद यूपी बीजेपी में अंदरूनी खींचतान के बीच एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मॉनसून ऑफर दिया है। अखिलेश यादव के सोशल मीडिया पर बयान के बाद सियासत और तेज हो गई। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, मॉनसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद यूपी बीजेपी में खींचतान बढ़ी। इस बीच पार्टी की बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान दिल्ली तक सियासी सरगर्मी बढ़ गई। केशव प्रसाद ने संगठन को सरकार से बड़ा बताया था। उसके बाद दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले गए, जिस पर विपक्ष के नेता लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और अखिलेश यादव का बयान भी इसी नजरिए से देखा जा रहा है, जिसके समर्थन में कांग्रेस भी खड़ी नजर आ रही है। अगर वो आरक्षण विरोधियों के साथ से हटते हैं तो 100 लाइए, सरकार बनाइए। ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, ये तो सिद्धांत के लिए है। वहीं बीजेपी ने अखिलेश यादव के मॉनसून ऑफर पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा कि जिसने
संघर्ष नहीं किया उसे ऐसे बयान शोभा नहीं देते। संघर्ष करके अगर पार्टी को खड़ा किया होता ना तो आज 100 सीटों का ऑफर नहीं दे रहे होते, क्योंकि खुद की कोई कुव्वत नहीं है, इसलिए ऑफर बांटते हुए घूम रहे हैं। लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद समाजवादी पार्टी का सपना अब राष्ट्रीय दल के रूप में पहचान बनाने का है, जिसके लिए अखिलेश यादव ने कांग्रेस से बड़ी डील की है और उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में साथ लड़ने का फैसला किया है। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में गठबंधन के साथ लड़ेंगे, जिसके एवज में कांग्रेस महाराष्ट्र, हरियाणा में एसपी को सीटें देगी। दरअसल यूपी में लोकसभा की 37 सीटें जीतकर एसपी देश में तीसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन अभी भी एसपी का दर्जा राज्य दल का ही है और राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए उसे दूसरे राज्यों में विस्तार करना होगा। यही वजह है कि चुनाव में एसपी को सीटें देने पर सहमति बन गई है। अब यूपी समेत अन्य राज्यों के चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच ही होगी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में गौ तस्करों को पकड़ने गई पुलिस टीम के साथ ऐसा हादसा हुआ कि उस पर सियासत शुरू हो गई। इस हादसे में एसओजी के एक सिपाही की मौत हो गई, जबकि एक दारोगा घायल है। पुलिस के मुताबिक मुखबिर से गौ तस्करों की सूचना मिली थी और पोजीशन लेने से पहले सभी अपनी पिस्तौल लोड कर रहे थे। इसी दौरान एक दारोगा की पिस्टल लॉक हो गई, जिसे अनलॉक करने के दौरान गोली चली, जो दारोगा का पेट चीरते हुए दूसरे सिपाही के सर में लग गई, जिससे उनकी मौत हो गई। लॉक हो गई, जिसे उन्होंने मुझे ठीक करने के लिए दिया, जिसे मैं लॉक को ठीक कर रहा था तो अचानक एक्सीडेंट होकर गोली चल गई, जो मेरे पेट में लगी, एक और लग गई उसके बाद मुझे। मृतक सिपाही याकूब का पुलिस सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस अधिकारियों और परिवार के लोगों ने श्रद्धांजलि दी, लेकिन इस हत्याकांड को लेकर मृतक सिपाही के पिता भी आशंका जता रहे हैं। वैसे ये गोली इस तरह से मतलब हमारी समझ में नहीं आ रही है कैसे लगी, क्योंकि यहाँ लगी है गोली और उस दरोगा के यहाँ है, सर में तो जब ही लग सकती है जब कोई मारे। तो वहीं दूसरी ओर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल खड़े किए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा, एक जाम पिस्तौल, गलती से गोली चल गई, एसआई के पेट में छेद कर गई और याकूब के सर पर लगी। तो गोली चलने के समय याकूब के शरीर की स्थिति क्या होनी चाहिए? मुझे यकीन है कि जांच की जाएगी। मौलाना तौकीर रजा के बयान को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश है। कई हिंदू संगठनों ने मिलकर आगरा से बारात निकाली, जो 21 जुलाई को बरेली पहुंचेगी। और इस बारात में 1-2 नहीं बल्कि 5 दूल्हे हैं, जिन्हें पूरे रीति रिवाज के साथ तैयार किया गया। बैंड बाजी के साथ धूमधाम से आगरा से बरेली के लिए बारात रवाना हुई, जो मौलाना तौकीर रजा के घर पर 21 जुलाई को पहुंचेगी। हिंदू नेताओं का दावा है कि युवतियों की घर वापसी कराने के लिए ये बारात निकली है। धर्म परिवर्तन घर वापसी कराकर उसी मंडप में जिसमें कार्यक्रम होगा, उसी मंडप में 7 फेरे कराकर हम आगे वापस जाएंगे। हमारे सनातनी आज चले हैं घर वापसी कराने के लिए। दरअसल मौलाना तौकीर रजा ने ऐलान किया था कि 21 जुलाई 23 लड़के लड़कियों को इस्लाम कबूल करवा कर उनकी शादी की जाएगी, जिसके बाद हिंदू नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आईएएस अधिकारी नियाज खान ने मौलवी और मदरसा सिस्टम पर सवाल खड़े किए। इस बार उन्होंने तेजी से बढ़ रही मुस्लिम आबादी पर निशाना साधा और इसे कंट्रोल करने की हिदायत दी। आईएएस अधिकारी नियाज खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि दुनिया में जिस तरह मुस्लिम आबादी बढ़ी है, उसने बड़ी समस्या पैदा कर दी है। अफ्रीका में तो 10-10 बच्चे हो रहे हैं। हमारे देश में भी निचले तबके में यही हाल है। जब तक मौलवी मदरसा सिस्टम चलेगा, तार्किक सोच नहीं आएगी। केवल सही शिक्षा ही इसे नियंत्रण कर सकती है। और अपनी पोस्ट पर आईएएस अधिकारी ने बताया कि अगर ऐसे ही जनसंख्या बढ़ती रही तो धरती विनाश की ओर पहुंच जाएगी। तो मेरा उद्देश्य यही था कि पूरे दुनिया के मुसलमानों को सोचना पड़ेगा कि जिस प्रकार से धरती की आबादी बढ़ रही, धरती विनाश की ओर पहुंच रही है, भयंकर पर्यावरण संकट आ रहा। अगर हमारी आबादी सीमित रहेगी तो हम परिवार को बेहतर ढंग से चला पाएंगे। 2025 में होने वाले महाकुंभ को लेकर देश भर से साधु संत एकजुट हो रहे हैं। साथ ही अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। करीब 1.5 घंटे तक मेला प्राधिकरण और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक चली। इस बैठक में 2025 में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों पर चर्चा हुई, जिसमें अखाड़ों के संतों ने महाकुंभ में शिविर की सुविधाओं की मांग उठाई।
इसके अलावा फर्जी बाबाओं का महाकुंभ में प्रवेश पर भी रोक लगाने की मांग रखी। साथ ही फर्जी बाबाओं को कोई भी सुविधा नहीं देने की बात रखी। उनको बेनकाब किया जाएगा और किसको बेनकाब? जो फर्जी लोग हैं, फर्जी जो साधु वगैरह, उनको सबको बेनकाब किया जाएगा। साथ ही महाकुंभ के दौरान पूरे मेला क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाया जाएगा। मेले को प्लास्टिक मुक्त बनाने में अखाड़ों के संतों की भूमिका भी तय की गई है, ताकि देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को जागरूक किया जा सके। करीब 1.5 घंटे तक मेला प्राधिकरण और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक चली और इस बैठक में 2025 में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों पर चर्चा हुई, जिसमें अखाड़ों के संतों ने महाकुंभ में शिविर की सुविधाओं की मांग उठाई। इसके अलावा फर्जी बाबाओं का महाकुंभ में प्रवेश पर भी रोक लगाने की मांग यहां पर रखी गई। साथ ही फर्जी बाबाओं को कोई भी सुविधा नहीं देने की बात भी सामने रखी गई। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर हुई इस बैठक की सबसे खास बात ये रही कि लंबे समय बाद सभी अखाड़े एक छत के नीचे दिखाई दिए। ऐसा माना जाता है कि हरिद्वार कुंभ के दौरान अखाड़ों में अंदर खाने मतभेद हुआ था, लेकिन प्रयागराज में सभी 13 अखाड़ों का संगम दिखाई दिया। 2025 महाकुंभ की समीक्षा बैठक में अखाड़ों की एकजुटता देखने को मिली। कुछ मुद्दों को लेकर अखाड़ा परिषद पिछले कुछ समय से 2 धड़ों में बंट गई थी। साथ ही इस बैठक में अनी अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा और निर्वाणी अखाड़े का विलय हो गया। हालांकि संतों का मानना है कि अखाड़ों में कोई मतभेद नहीं है। तो अखाड़ा परिषद में ऐसा कोई विघटन नहीं है। ये तो थोड़ा सा मतभेद, हम लोगों का क्या है कि विचारों में मतभेद हो सकता है, मन से जो है भेद हो सकता है, लेकिन मन का अंतर नहीं हो सकता है। साधु परंपरा है, सनातन की परंपरा है और इसमें कोई भेद नहीं। ऐसा माना जाता है कि हरिद्वार कुंभ के दौरान अखाड़ा परिषद में मतभेद हुआ था, जिसके बाद अखाड़ा परिषद 2 गुटों में बंट गया था, जिसके बाद से विवाद चल रहा है। लेकिन 2025 कुंभ से पहले प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने आज 13 अखाड़ों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया, जिसमें सभी एक मंच पर सामने आए। यूपी के गोंडा में उस वक्त बड़ा ट्रेन हादसा हो गया जब ट्रेन के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसा इतना बड़ा था कि इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। हादसा गोंडा के मोतीगंज थाना क्षेत्र के पिकौरा गांव के पास हुआ। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन चंडीगढ़ से गोरखपुर की तरफ जा रही थी और जब ट्रेन गोंडा पहुंची तो ट्रेन के 6 डब्बे पटरियों से उतर गए। इसके बाद ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। हादसे में अभी तक 4 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई लोग इस घटना में घायल बताए जा रहे हैं। हादसा जब हुआ तो मौके पर चीख पुकार मच गई। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसे के वक्त क्या मंजर था। घटना के तुरंत बाद ही राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। घायलों को पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस बड़े हादसे पर सीएम योगी ने भी तत्काल संज्ञान लिया और पल-पल की रिपोर्ट ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा ट्रेन दुर्घटना पर दुख जताया। साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारियों को युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य संचालित करने के निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारतीय सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। डोडा के घने जंगलों में कई आतंकियों के छिपे होने की खबर है, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवान जंगल का चप्पा चप्पा छान रहे हैं और जिस जगह पर आतंकी छिपे हुए हैं उस पूरे इलाके को सुरक्षा बल के जवानों ने चारों तरफ से घेर रखा है और यहाँ से आतंकियों का बचकर भाग निकलना नामुमकिन है। इन्हीं इलाकों में बताया जा रहा है कि करीबन 50 आतंकी एक्टिव हैं। उन्हें ढेर करने के लिए तेजी से जो ऑपरेशन है वो जारी है। आतंकियों की तलाश में सेना के हेलीकॉप्टरों को लगाया गया है, जो जंगल के ऊपर लगातार चक्कर लगा रहे हैं और अगर जंगल के अंदर कोई भी हलचल दिखती है तो सेना तुरंत एक्शन लेगी। वहीं सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी आतंकियों के मूवमेंट का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। वहीं बीती रात आतंकियों ने एक बार फिर भारतीय सेना पर घात लगाकर हमला किया। आतंकियों ने भारतीय सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाने की साजिश रची और इस बार आतंकियों ने यह हमला डोडा के कश्तीगढ़ इलाके में किया। भारतीय सेना के जवान कश्तीगढ़ इलाके के एक स्कूल में आराम फरमा रहे थे। इसी दौरान आतंकी आए और आतंकियों ने स्कूल के अंदर ग्रेनेड से हमला कर दिया। जब तक भारतीय सेना के जवान नींद से जागे और उन्होंने अपने हथियार उठाकर पोजीशन संभाली, आतंकी भाग खड़े हुए। अचानक हुए इस आतंकी हमले में सेना के 2 जवान घायल हो गए, जिसके बाद घायल जवानों को तुरंत डोडा के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज भी उनके साथ हमारा कांटेक्ट हुआ है। सर्च ऑपरेशन प्रोग्रेस में होने की वजह से अभी मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर नहीं कर सकता हूं। विशेषज्ञों का मानना है कि डोडा में हमलावर विदेशी मूल के आतंकवादी हो सकते हैं। इन आतंकवादियों को जंगल में हमला करने की पूरी ट्रेनिंग दी गई है और सभी आतंकी गोरेला युद्ध करने में माहिर हैं। वहीं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की नई साजिश का
पर्दाफाश हुआ है। भारतीय खुफिया एजेंसी ने खुलासा किया कि पाकिस्तान की आईएसआई जम्मू कश्मीर में 90 के दशक वाले आतंकी प्लान पर काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक 1990 के दौर में जिस तरह से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर और अलग अलग कैंपों से निकालकर अपने खूंखार आतंकी भारत भेजे थे, ठीक वैसे ही पाकिस्तान फिर से भारत में अपने खतरनाक आतंकी भेज रहा है। ये आतंकी कश्मीरी आतंकियों के मुकाबले ज्यादा ट्रेंड हैं। इन्हें लड़ाई का ज्यादा अनुभव है और पाकिस्तानी सेना इन्हें ट्रेनिंग दे रही है। घुसपैठ करने वाले आतंकी फिदायीन हैं, इसलिए सेना पर बड़े हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान का मकसद ऐसे आतंकियों को भेजकर बड़े पैमाने पर हिंसा और दहशत फैलाने की है। कश्मीर में युवाओं का अब आतंकी गतिविधियों से रुझान खत्म हो रहा है, इसीलिए इन आतंकियों के जरिए आईएसआई आतंक को जिंदा रखने की कोशिश में है। एक पॉइंट ये बहुत कम लोग समझ रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है, पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीर में टेररिज्म इसलिए करवाया क्योंकि जो वहाँ गिलगित और बल्तिस्तान और इवन पीओके दे वांट टू जॉइन इंडिया। वो कहते हैं कि हमें एक साजिश के तहत 1947 में छोड़ा गया, अदरवाइज वी वुड हैव कम एज अ जॉइंट एंटिटी। जो कि अकॉर्ड जो हुआ 26 अक्टूबर 1947 में, उस अकॉर्ड में मैप में गिलगित भी है, बल्तिस्तान भी है और पीओके। बढ़ते आगे। हालांकि अगर बात सेना की करें तो सेना ने भी अपनी तैयारियां पुख्ता कर ली हैं। उन ठिकानों पर जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है जिन रास्तों से 1990 के समय आतंकी बॉर्डर पार करके भारत में घुसा करते थे। और सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की इस नापाक साजिश का खुलासा होते ही हजारों भारतीय सैनिक पहाड़ी इलाकों में तैनात कर दिए गए। खासतौर पर अगर डोडा की बात करें तो बताया जा रहा है कि छत्रगाला से लेकर जो पूरा इलाका है पहाड़ी तक का, चाहे वो देसा की बात करें या कास्तीगढ़ इलाके की बात करें, पूरे इलाके में करीबन 80 किलोमीटर के दायरे में पूरे पहाड़ी इलाकों में जो सेना की तैनाती है वो कर दी गई है। बताया जा रहा है कि इसी पूरे इलाके में करीब 25 से 30 आतंकी एक्टिव हैं। इसके अलावा कठुआ और उधमपुर में भी सेना की कई नई पोस्ट बनाई गई है। सेना की जो स्थायी पोस्ट हैं वो यहाँ पर बनाई गई हैं। इसके अलावा उधमपुर के बसंतगढ़ और जो उससे साथ जुड़े डुडू के इलाके हैं वहाँ पर भी कई सारी ऐसी पोस्ट को स्थापित किया गया है सेना की, जो लगातार पिछले कई सालों से वहाँ पर नहीं थी। कश्मीर को छोड़कर जम्मू में बढ़ती आतंकी गतिविधियां चिंता की बात है, लेकिन सेना अब बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चला रही है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में भी नक्सली हमला हुआ। नक्सलियों ने जंगल में आईईडी लगातार सुरक्षा बलों को निशाना बनाया, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए जबकि 4 जवान घायल हो गए। और शहीद जवानों की पहचान रायपुर के रहने वाले एसटीएफ के प्रधान आरक्षक भरतलाल साहू और नारायणपुर के रहने वाले आरक्षक सतेज सिंह के रूप में हुई, जबकि घायल जवानों में पुरुषोत्तम नाग, कोमल यादव, सियाराम सोरी और संजय कुमार शामिल हैं। जिला पुलिस के मुताबिक सुरक्षा कर्मी जिले में नक्सल विरोधी अभियान का हिस्सा थे और तलाशी अभियान से लौट रहे थे, तभी ये घटना हुई। जिस पर वापसी के वक्त में आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए। घायल जवानों को इलाज के लिए बीजापुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस हमले में शामिल नक्सलियों के खात्मे के लिए अतिरिक्त फोर्स भेजी गई है। हाल ही में बुधवार को सुरक्षा बलों ने महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा पर बड़ा ऑपरेशन चलाकर 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया था। और पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार का भीतरी कक्ष आज खोला गया। इससे पहले 14 जुलाई को मंदिर के बाहरी कक्ष से कीमती चीजें बरामद की गई थी, लेकिन आज जगन्नाथ मंदिर के भीतरी कक्ष में स्थित रत्न भंडार को शुभ मुहूर्त में खोला गया। रत्न भंडार खोलने से पहले मंदिर में विधि विधान से पूजा की गई और भक्तों ने भगवान जगन्नाथ की आज्ञा ली और फिर आगे की प्रक्रिया शुरू हुई। इस दौरान भंडार गृह में सरकार के प्रतिनिधि समेत 11 लोग मौजूद रहे। खजाना खोलने से पहले पूरी जिला प्रशासन ने बड़े बड़े कई बॉक्स मंगवाए। इन बॉक्सों को एक एक कर रत्न भंडार में भेजा गया। इस दौरान 8 से 10 लोग रत्न भंडार खोलने के लिए आधुनिक मशीनें लेकर भीतरी कक्ष में घुसे। वहीं रत्न भंडार में जाने से पहले सांप पकड़ने वालों को भी बुलाया गया, क्योंकि ओडिशा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर रहस्यों और चमत्कारों से भरा है, इसलिए कोई लापरवाही नहीं बरती गई। और रत्न भंडार खोलने से पहले मंदिर में सुरक्षा के पूरे प्रबंध किए गए। पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स के जवान बड़ी संख्या में मंदिर में तैनात किए गए। वहीं भक्त भी सुबह से मंदिर में जुटने लगे थे। आज का कार्य यही है कि जो भी हमारा भीतर रत्न भंडार में जो भी आभूषण है, जो भी वैल्यूबल्स है, उसको सरकार के द्वारा धार्य किए गए SOP के तहत जो अस्थायी रत्न भंडार है उसके अंदर स्थानांतरित किया जाएगा।
जानकारी के मुताबिक सरकार रत्न भंडार में मिले कीमती सामानों की डिजिटल लिस्टिंग करेगी, जिसमें सामान का वजन और निर्माण जैसी जानकारी होगी। कोहिनूर हीरा है, इससे भी मूल्यवान चीज है, लेकिन इसको देखना चाहिए। वहीं जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि मंदिर के रत्न भंडार में सोने और हीरे के जवाहरात से भरे 12 बक्से और एक अलमारी मिली है। हालांकि अभी तक रत्न भंडार में कितना सोना, कितना चांदी, कितने हीरे और कितने दूसरे रत्न मिले हैं, इसकी सूची जारी नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि रत्न भंडार की मरम्मत और निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ही खजाने की सूची बनाई जाएगी और ये पता लगाया जाएगा कि रत्न भंडार में कितने किलो सोना, कितने किलो चांदी और कितने हीरे जवाहरात हैं। जब इसकी सूची बनाई जाएगी तब पूरे पारदर्शी तरीके से प्रशासन के अधिकारी और मंदिर समिति के लोग भी वहां मौजूद रहेंगे और इसकी वीडियोग्राफी भी होगी और इसी के बाद ये साफ हो पाएगा कि जगन्नाथ मंदिर में कितना खजाना है। हालांकि अभी तक रत्न भंडार में कितना सोना, कितना चांदी, कितने हीरे और कितने दूसरे रत्न मिले हैं, इसकी सूची जारी नहीं की गई है, लेकिन हर कोई इसका इंतजार कर रहा है। बढ़ते आगे और अगली खबर का हम रुख करेंगे। नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को सभी छात्रों का रिजल्ट सेंटर के हिसाब से जारी करने का निर्देश दिया और इसके लिए कोर्ट ने एनटीए को शनिवार दोपहर 12 बजे तक का समय दिया। न्यायालय ने कहा कि एनटीए 20 जुलाई को दोपहर 12 बजे तक रिजल्ट शहर और केंद्र के हिसाब से वेबसाइट पर अपलोड करे। साथ ही कोर्ट ने छात्रों की पहचान को गोपनीय रखने का भी निर्देश दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी। इस बीच सीबीआई ने इस मामले की जांच तेज कर दी है। सीबीआई के अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए पटना एम्स के 3 छात्रों को हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ शुरू कर दी। तीनों छात्रों पर लीक पेपर सॉल्व करने का आरोप है। बढ़ते आगे, एक स्टडी में दावा किया गया है कि भारत में गिद्धों की कमी से लोगों की मौतों की संख्या बढ़ गई है। अगर भारत में गिद्धों की तादाद पहले जैसी होती तो लोगों की मौत रुक सकती है। कैसे, वो आपको बताते हैं। दरअसल अर्थशास्त्री इयाल फ्रैंक और अनंत सुदर्शन की स्टडी में दावा किया गया है कि गिद्धों की कमी से लोगों की मौतों की संख्या बढ़ी है। अब साल में ये संख्या 1 लाख तक हो सकती है। दरअसल भारत में हर साल करोड़ों पशुओं की मौत होती है। अब मरे जानवरों का सही से निपटारा नहीं हो पाता है। ऐसे में मरे जानवरों के सड़ने से बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है। वातावरण दूषित होने से बीमार लोगों की मौत तक होने लगी है। आंकड़े बताते हैं कि साल में 1 लाख लोग वातावरण दूषित होने से फैली बीमारियों से मर रहे हैं। यही गिद्ध हमारी भारतीय वातावरण के लिए बहुत जरूरी थे, क्योंकि गिद्ध मरे जानवरों को पूरी तरह खा जाते हैं और मरे जानवरों को पूरी तरह खाकर उन्हें साफ कर देते थे, जिनसे मरे जानवरों से वातावरण प्रदूषित नहीं होता था। Zee News.